हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। कल हमने यूनिट 7 का मॉड्यूल ए में पार्ट ए किया था। आज हम उसी का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमें टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है? ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसमें क्या चीज़ की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि जैसे कि हमारा जो भी कैपिटल गुड्स या इन कंज्यूमर गुड्स वगैरह हम जो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके लिए जो लाइसेंसिंग वगैरह करनी होती थी, तो उसको भी इसने ख़त्म किया एक तरीके से। मतलब बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी ना उसको बहुत ईजी कर दिया। और हमारा जो ट्रैफिक रेट्स लगते थे ना, जो बता आपका आने का लग रहा है, कोई टैक्स लग रहा है, उन सबको भी इसने बिलो 10% रिडक्शन करके काफ़ी कम कर दिया। और बहुत ईजी वे में जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे पहले बहुत टफ थे। अगर आपको कोई भी एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी इंपोर्ट करना है, तो उसको बहुत ईजी कर दिया। ठीक है, ट्रेड में लिबरलाइजेशन लाया इसने। ट्रेड में क्या किया ना, ट्रेड में एक तरीके से क्रांति टाइप की लाई कि जिससे आपका जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में लोगों को आसानी हो। आप कोई चीज़ बाहर बेचने जा रहे हो या बाहर से कुछ मंगा रहे हो तो उसमें बहुत आसानी होने लगी। सेकंड हमारा जो पॉइंट इसमें दे रखा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। इस चैप्टर में नहीं, आगे भी हम बीएफएम वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी फॉरेन से रिलेटेड, क्योंकि आपका बीएफएम में फॉरेन एक्सचेंज वगैरह काफ़ी है तो उसमें काफ़ी काम आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट टाइप से दे रखे हैं। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें क्या है ना कि जो एफडीआई पॉलिसीज़ होती हैं उसमें अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, मतलब एक नॉर्मल रूट के थ्रू, 100% ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड होती है, कर दी गई है। मतलब जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद से 100% आपको एफडीआई पॉलिसीज़ के बेस पे जो भी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है उनको छोड़ के बाकी आप 100% कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेकंड है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है हमारा, उसमें हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बाहर से आई जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में आके पैसा अपना लगाते हैं। और ये कब शुरू हुआ? 1992 के बाद। तो वो इंडियन कंपनीज क्या कर सकते हैं, अपने जो फंड्स हैं उनको रेस कर सकती है। किसके थ्रू? इक्विटी फाइनेंस में लगा के, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही बाहर से आके इंडिया में कर सकती हैं। ये जब ये जो हमारा बिल बना या जो हमारे एक्ट पास हुए उसके थ्रू बेसिस पे इंडियन कंपनीज को भी परमिशन मिली। जैसे हमने उन्हें इंडिया आने की परमिशन दी तो इसके बदले में इंडिया ने वहाँ भी जाने की परमिशन ली। तो अब इंडियन जो इकोनॉमी है वो इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाहर जाके अपना अमेरिका और जो ब्रिटेन की इकोनॉमीज़ हैं, मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, वहाँ पे जाके पैसा लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये देखा ना, GDR एंड ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट दे रखा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं जिनके पास एक्सेस बोरिंग्स, मतलब कहाँ से मिल जाती हैं उनको, मतलब उनको जैसे पैसा चाहिए या उनको अपना इंक्रीज़ करना है तो वो अब्रॉड से भी अपना बोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन से भी अपना पैसा इंडिया ला सकते हैं। ठीक है, के बाद इसमें क्या दे रखा है ना, जैसे ये दे रखा है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। जो आपको बोरिंग होती है, जो पैसा मिलता है, वो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं ना वो लो रहते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड आपका ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा टाइम के लिए आपको मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, अब हमारा ECB में जैसे क्या हुआ ना, ECB का तो हमारा हो गया कि कमर्शियल लोन टाइप से हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, समझ गए ना, आप कमर्शियल लोन ले रहे हैं लेकिन आप फॉरेन से ले रहे हैं। और मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना इसमें 3 ईयर्स का होता है। ठीक है, अब आउटवर्ड फ्लोज क्या होता है? आउटवर्ड फ्लोज क्या होता है कि फर्म्स जो होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं अब्रॉड में। ठीक है, कहाँ पे? अप टू दियर नेटवर्थ प्लस EFEFC। ठीक है, ये क्या होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, होल्डिंग्स होती हैं। ऑल्सो हैव द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स थ्रू ADR GDR। ठीक है, तो क्या हम इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, कौन सा हमारा पॉइंट है? ये हमारा आउटवर्ड फ्लोज। आउटवर्ड फ्लोज हमें दे रखा है। आउटवर्ड फ्लोज में क्या होता है ना कि फर्म्स जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकती हैं अब्रॉड में। ठीक है, और उसमें भी अपना एक्सचेंज जो होते हैं इनका ADR GDR, वहाँ पे भी जो पॉइंट्स होते हैं ना उसमें भी ये कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए कब? सिंस 2008 के बाद से। 2008 के बाद से जो भी रिफॉर्म्स आए, ठीक है, तो पहला क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेनर्स हैं या फॉरेनर कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट आके इंडिया में कर रही हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा छूट दी गई। पहले बहुत मुश्किल था कि फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। तो पहले तो क्या किया गया ना, 49%, देखो ये लिखा है, फॉरेन कौन सी? फॉरेन एयरलाइंस जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने को मिला अप टू 49% इन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
और कौन सा ऑटोमेटिक रूट है, नॉर्मल रूट है, ठीक है, जिसके थ्रू वो 49% तक इंडियन एयरलाइंस में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन? फॉरेन एयरलाइंस जो है, ठीक है। अब और ऐसा नहीं केवल एक एयरलाइंस में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हैं, जैसे कि टेलीफोन और डायरेक्ट टू होम और केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी वगैरह में इसको 100% का दिया गया, ठीक है। और अगर ये पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो 49% ऑफ द FDI। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारा जैसे दे रखा है डिफेंस सेक्टर में। अब डिफेंस सेक्टर में कितना कर सकते हैं? 49% ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए वैसे तो इसमें से आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन मे भी आ सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, केवल हमें परसेंटेज थोड़ा बहुत दे रखे हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखिए जो प्लांटेशन सेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा कॉफ़ी रबर वगैरह हो रही है, तो इसमें 100% है इनका, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 74% तक कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस सेक्टर 49 है, और जो मेडिसिन रिलेटेड फील्ड्स हैं वहाँ 74% है। कोल इंडस्ट्री में भी इनको दिया गया है स्पेशल प्रोविज़न, अभी परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन मतलब कोल इंडस्ट्री में बताया कि कोल इंडस्ट्रीज़ में भी आके ये फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शेयरिंग ऑफ टैक्स विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ? 42% दे रखा है, ठीक है। जो डिविजिबल पूल्स बनाए गए स्टेट के बीच में वो 42% है, ठीक है। अब क्या हुआ? रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ क्या हुई? पहले क्या होता था, हमें जो गैस कनेक्शंस हैं या कोई भी आपको सब्सिडी मिल रही है वो कैश के फॉर्म में मिलती थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी, तो उसका भी एक डेटा अब आपके पास रहने लगा। LPG सब्सिडीज़ आप देख रहे होंगे कि अब बैंक्स में कस्टमर के डायरेक्ट अकाउंट्स में जाती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट्स लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? कंपनीज को फ्रीडम दे दी गई कि वो कौन सी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहते हैं, ओवरसीज़ में लिस्ट होना चाहते हैं, डोमेस्टिकली लिस्ट होना चाहते हैं, दोनों में चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट को मतलब सिक्योरिटी एक टाइप से दे दी गई कि आप इधर लिस्ट होना चाहते हो जो शेयर मार्केट्स हैं, बाहर जाकर लिस्ट होना चाहते हो, या दोनों में होना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं, जैसे कमोडिटी मार्केट, इंसॉल्वेंसी, जो बैंक रप्सी कोड्स वगैरह होते हैं उनमें भी इतना इजी कर दिया है कि आराम से कोई भी कंपनी अपने आप को इंसॉल्वेंट शो करके अपना पूरा वो मतलब इजी वे में कर दिया है कि इजी तरीके से अपना सारा निपटा के जो भी डेप्थ वगैरह उसका इंसॉल्वेंट हो सकती है। ब्लैक मनी बिल आया था 2015, आपको पता है कि एक बिल आया था जिसमें ये बोला गया था कि स्विट्जरलैंड के जो स्विस अकाउंट्स में जितने भी ब्लैक मनी है उसको इंडिया में बुला के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उस टाइप से एक बिल आया था, आपको याद होगा। GST एक्ट, आपको पता है GST एक्ट आया है जिसके थ्रू जो भी टैक्स वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह थे उनको मर्ज करके एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। पूरे इंडिया में यही एक टैक्स पे करना है, ऐसे करके आए थे, आपको सारे पता है, ये भी सब आए हैं, तो वो इतना डिटेल में बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इश्यूज़ क्या है, मतलब क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है ना। पहला तो क्या है, जैसे इश्यूज़ किस वजह से रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी है, इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो देखो पहले तो क्या है, पॉवर्टी है, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ, जो बेसिक कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर है उसके थ्रू हम मेजर करते हैं पॉवर्टी को। पहले से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो इंडेक्सेस बनते हैं वो इस मामले में इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, क्योंकि पर कैपिटा जो इनकम के हिसाब से हमारा खर्चा है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम वैसे देखते हैं तो पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें सोशो इकोनॉमी के अनुसार 188 कंट्रीज़ में इंडिया का 131 प्लेस है, ठीक है। ईयर कौन सा है? 2015 में। तो ये एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताएगा कि हमें हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है वो कितना पीछे है, कि हम 133 हैं 188 में, ठीक है। अब हेल्थ में तो आप जानते हैं कि इंडिया को बहुत ही लोअर रैंक मिली हुई है, ठीक है। एजुकेशन में भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, 6 to 14 ईयर कंपलसरी कर दी गई है, लेकिन आप भी अभी भी जानते हैं कि बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, जिनको माइनर लेबर में लगा दिया जाता है, जबकि वो भी बैन है, लेकिन फिर भी वो बच्चे लेबरी कर रहे हैं या कोई काम किसी के यहाँ कर रहे हैं, तब जाके अपना काम घर चला पाते हैं, तो उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे ही नहीं है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है, एग्रीकल्चर में क्या हुआ ना कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट किया गया, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि फार्मिंग के आउटसाइड भी वो कर सकते हैं बिजनेस वगैरह। डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आए एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। लेबर रिफॉर्म्स हुआ, जैसे मैंने भी बताया कि इसमें क्या हुआ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनमें जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज़ की, उनके प्रोटेक्शन के लिए नए नए तरीके ईजाद किए गए, नए नए आइडियाज़ बताए गए, ठीक है। इंश्योरेंस लाई गई, पेंशन लाई गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ अलाउड की गई, बहुत सारा मतलब उनको वो करा गया। ऊपर से वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी दिया गया कि आप उनको जो काम करा रहे हो वो उनको पहले सिखाओ कि कैसे करना है, एक स्किल सेट डेवलप कराओ फिर उनको करो। तो ये काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेबर में भी आए, लेबर रिफॉर्म्स आए। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या हुआ कि जो
स्किल सेट के थ्रू आपका जो अपवर्ड पुश कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है ना, स्किल सेट डेवलपमेंट कराए जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़े। मैंने वही बोला ना, स्किल सेट डेवलपमेंट करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल चलाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हुआ इसमें, क्या हुआ ना, ये हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट इन रिमोट एरिया, स्मॉल टायर, लॉक ऑफ कोलेट्रल्स एंड इलिटरी हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, पैसे दिए गए, बहुत सारे जो रिमोट एरियाज थे वहाँ पे पैसे लगा के सड़कें बनवाई गई और डिफरेंट मतलब काम किए गए पैसा लगा के, जिससे कि वहाँ पे भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही हमारा जो यूनिट 7 है ना वो कंप्लीट होता है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी यूनिट 8 के लिए। अब मैं जैसे ही मॉड्यूल ए फिनिश होता है, इसमें 2 या 3 ही चैप्टर्स बचे हैं, उसके बाद मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं MCQs वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर जैसे हमारा 9th चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, तो उसमें मैं आपको वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, यूनिट के कंप्लीशन के वीडियो के बाद एक आपको केस स्टडी और न्यूमेरिकल वीडियोस भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको, चलिए फिनिश करते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।